आगे वेरियस डिनर्वेशन प्रोसीजर्स आ जाते हैं। इसमें आपको पहले जो है इसकी ब्रांचेस पता होनी चाहिए। ऊपर इंटीरियर वेगस नर्व है, नीचे पोस्टीरियर वेगस नर्व है। एंटीरियर में हेपेटिक आ जाती है ब्रांच और गैस्ट्रिक ब्रांचेस आ जाती है। हेपेटिक जो है बाइल फ्लो के लिए होती है, और गैस्ट्रिक में ये पेराइटल सेल्स जो होते हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिड जो है उसकी स्टिमुलेशन उसमें रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा पोस्टीरियर जो है, पोस्टीरियर में ये आ जाती है सिलिक ब्रांच आ जाती है। ठीक है, और नर्व ऑफ लेटरजेट ऊपर भी है, नीचे भी है, क्रॉस फुट है, और नर्व ऑफ लेटरजेट जो कि पाइलोरस को जो है ना उसकी रिलैक्सेशन में रोल प्ले करती है। इसके अलावा जो है सिलिक इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस में रोल प्ले करती है। और इसके अलावा है पोस्टीरियर में क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रेसाई। ठीक है, और इधर गैस्ट्रिक ब्रांचेस भी आती है। ठीक है, ऊपर एंटीरियर में हेपेटिक और गैस्ट्रिक आ जाती है, पोस्टीरियर में सिलियक है, क्रिमिनल नर्व है, और ग्रेसा है, और गैस्ट्रिक और नर्व ऑफ लेटरजेट या क्रॉस। ठीक है, इसके फंक्शंस भी आपने देख लेने हैं। ठीक है, आगे हम वो वेगोटमी करेंगे, तो उसमें आपको पता होना चाहिए एमसीक्यूज़ के लिए, अगर हेपेटिक नर्व जो है उसको हम जो है उसकी हम करेंगे डिनर्वेशन, तो क्या होगा, इसमें बाइल फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, तो जब हम इससे जो है ख़त्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें बाइल स्टोन्स जो हैं वो बन जाएंगे। ठीक हो गया, गॉल स्टोन्स बन जाएंगे क्योंकि बाइल का फ्लो जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा कौन कौन सी हैं, इसमें सिलिक ब्रांच जो है क्योंकि इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस में रोल प्ले करती है, तो जब हम इसको यहाँ से डिनर्वेशन करेंगे सिलिक की, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास डायरिया हो जाएगा, पोस्ट वेगोटमी डायरिया। ठीक हो गया, उसके बाद नर्व ऑफ लेटरजेट है, अगर इसको जो है हम इसकी डिनर्वेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास पाइलोरोस्पैज्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए, नर्व ऑफ लेटरजेट, पाइलोरोस्पैज्म, सिलिक, पोस्ट वेगोटमी डायरिया, हेपेटिक बाइल स्टोन्स। ठीक है, अब ट्रंकल वेगोटमी है। ठीक है, इसमें ट्रंकल वेगोटमी में क्या होता है, इसमें हम यहाँ से पूरी ट्रंक ही जो है वो हम इसमें डिनर्वेट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है नर्व सप्लाई टू लिवर एंड इंटेस्टाइन इज इम्पेयर्ड विद ट्रंकल वेगोटमी एंड इट लीड्स टू गॉल स्टोन्स फॉर्मेशन एंड डंपिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो ट्रंकल में हम पूरी जो है ट्रंक की जिसमें इंटीरियर पोस्टीरियर सब ही डिनर्वेट हो जाता है। जो सिलेक्टिव है इसमें ये देखें, यहाँ पे सिलेक्टिव करते हैं, हम पूरी ट्रंक नहीं करते, सिलेक्टिव जो है वेगोटमी करते हैं। इन सिलेक्टिव वेगोटमी हेपेटोबिलियरी फाइबर्स एंड ब्रांचेस टू सिलियक प्लेक्सिस आर प्रिजर्व। ठीक है, इस तरफ अब क्या था जो बची हुई हैं, इधर इस तरफ कौन सी थी हमने पीछे देखी है, सिलियर और हेपेटिक थी। ठीक है, तो ये हमने डिनर्वेट कर दिया, ये वाली ब्रांचेस बच गई हैं। ठीक है, तो इस तरह चांसेस गॉल स्टोन्स के, हेपेटिक कौन सी क्या कर रही थी, गॉल स्टोन्स कर रही थी अगर डिनर्वेट उसे कर रहे थे, और सिलियर क्या कर रही थी, पोस्ट वेगोटमी डायरिया, तो वो दोनों के चांसेस कम हो जाएंगे सिलेक्टिव वेगोटमी में। ठीक हो गया, हाईली सिलेक्टिव में क्या होता है कि जो ब्रांचेस है ना आगे से बहुत हाईली सिलेक्टिव, हम इनको जो है डिनर्वेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें हम हो सकता है कि कुछ ब्रांचेस जो है हम वो मिस भी कर सकते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स में क्या है, मे मिस सम ब्रांचेस। ठीक है, इसके अलावा जो है रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के। ठीक है, और ये प्रोसीजर जो है वैसे गोल्ड स्टैंडर्ड है इन टर्म ऑफ लो साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक हो गया, इसे पेराइटल सेल वेगोटमी भी कहते हैं। ठीक है, पीछे जो एमसीक्यूज़ बताए हैं वो याद रखने हैं। उसके बाद पेप्टिक अल्सर सर्जरी की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, अल्सरेशंस जो है वो बार बार बन सकते हैं। डंपिंग सिंड्रोम इसमें आ जाता है, अर्ली डंपिंग और लेट डंपिंग। आपने याद रखना है, अर्ली डंपिंग हाइपोवोलीमिया की वजह से होता है, और जो लेट डंपिंग है वो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से। अर्ली डंपिंग जो है इसके आपने ये देख लेने हैं फीचर्स, स्वेटिंग, पाल्पिटेशन, डिजीनेस, वही टिपिकल फीचर्स हैं। अर्ली डंपिंग का अब इन्होंने बताया हुआ है कि अर्ली डंपिंग जो है हाइपोवोलीमिया की वजह से होती है। होती किस तरह से कि जो पेप्टिक अल्सर की जो हमने सर्जरी की है इसमें ड्यू टू रिसेक्शन ऑफ डिस्टल स्टमक। ठीक है, डिस्टल स्टमक की रिसेक्शन की वजह से क्या होता है कि जो खाना का है वो डायरेक्ट जो है किधर जाएगा, उसमें स्मॉल बाउल में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फूड जो है यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। अब इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा बाइल चाहिए होगा, पेंक्रियाटिक जूस चाहिए होगा। ठीक है, तो वो सारा जो है सारा वॉल्यूम जो है फ्लूइड का वो कम हो जाएगा, तो हाइपोवोलीमिया की वजह से अर्ली डंपिंग इज़ ड्यू टू हाइपोवोलीमिया। ठीक है, उसके बाद लेट डंपिंग जो है हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से कैसे है, इट इज़ ड्यू टू रिबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, अब रिसेक्शन हुई है, बहुत ज़्यादा खाना जो है स्मॉल बाउल में गया, बहुत ज़्यादा खाना गया है उधर स्मॉल बाउल में, तो इधर क्या है, कार्ब्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, ग्लूकोज भी बहुत ज़्यादा हो गया है, प्लाज्मा ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो गया। अब जब ये ज़्यादा हो गया तो फीडबैक मैकेनिज़्म से क्या होगा कि इंसुलिन जो है, आपको पता है फीडबैक मैकेनिज़्म से काम करती है,
ये ज़्यादा हुआ है तो इंसुलिन जो है इसको कंपनसेट करने के लिए क्या करेगा, ये ज़्यादा होगा इंसुलिन, और इंसुलिन की कोशिश होगी कि इस कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज को कम कर दे, तो वो इसको कम करना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक हो गया। क्या हुआ, सारा खाना गया स्मॉल बाउल में, इतना ज़्यादा खाना गया कि शुगर लेवल, ग्लूकोज हाई हो गया, तो इंसुलिन जो है वो एक्टिवेट होगा, ज़्यादा सिक्रीट होगा, वो इसको कम कर देगा। तो हाइपोवोलीमिया, लेट डंपिंग, अर्ली डंपिंग, अर्ली डंपिंग हाइपोवोलीमिया, और ये लेट जो है हाइपोग्लाइसीमिया, और जो इसके ये हैं फीचर्स ये टिपिकल होते हैं, आपने देख लेना है। आगे एल्कलाइन रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस है, ठीक है, इसका आप सिर्फ नेम कर लें, आगे भी सिर्फ नेम्स कर लें। पोस्ट में गॉट मी डायरिया आपको पता होना चाहिए, मैंने पीछे बताया था कौन सी ब्रांच की वजह से होता है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है, ठीक है, और गॉलस्टोन फॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए, बताया मैंने कौन सी ब्रांच की वजह से होता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, विटामिन B12, कैल्शियम डेफिशिएंसी, मैल एब्जॉर्प्शन और रिड्यूस एपेटाइट। ठीक है, अब हमने पीछे किए थे सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस की थी, ठीक है। सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन में अल्सरेशन, बार बार डंपिंग, एल्कलाइन रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस, ये सारे। अब उस डिज़ीज़ की, पेप्टिक अल्सर की क्या हो सकती है, या तो वो अल्सर जो है परफोरेट हो सकता है, या तो वो अल्सर जो है ब्लीड हो सकता है। अब इसमें जो परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर है ना, इट इज़ UQ, ठीक है। अब इस UQ में आपको किस तरह से आता है, इसमें आपको क्लिनिकल फीचर्स जो है ना वो उन्होंने क्वेश्चन में दिए होते हैं, स्पेशली ये सारे आपने क्लिनिकल फीचर्स रीड कर लेने हैं। इसमें जो आपको टिपिकल आता है ना, बोर्ड लाइक रिजिडिटी ऑफ एब्डोमेन, आपने आंखें बंद करके क्या लिख देना है, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, ठीक है। ठीक है, इसका आपने पास पेपर से सिनेरियो पढ़ना है, ठीक है, और फिर एक दफ़ा आप वहाँ से देख लीजिएगा। हम आगे ईफ़ी के भी क्वेश्चंस करेंगे, ईफ़ी जो पास पेपर्स हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे, क्लिनिकल होती है इसकी इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे करेंगे तो हमें डायफ्राम के नीचे एयर मिलेगी, नीमोपेरिटोनियम, और ल्यूकोसाइटोसिस होगा, अल्ट्रासाउंड करेंगे, सीरम अमाइलेज करेंगे, CT एब्डोमेन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, IV फ्लूइड्स जो है, सबसे पहले तो रिससिटेशन करेंगे, IV फ्लूइड्स दिए, NG ट्यूब डाली, यूरिन आउटपुट मॉनिटर किया, एंटीबायोटिक्स दिए, सिफेलोस्पोरिन, मेट्रोनिडाजोल, एनाल्जेसिक्स दिए, ब्लड अरेंज किया, इन्वेस्टिगेशंस की, ठीक है। ये बेसिक आपने कर लिया, बेसिक्स कर लिए। फिर आपने आना है ड्यूडिनल परफोरेशन है, तो आप क्या करेंगे, एब्डोमेन को ओपन करेंगे, मिड लाइन इंसिजन दिए, एब्डोमेन ओपन किया, ठीक है, एब्डोमेन ओपन हुआ, पेरिटोनियल कैविटी को सारा आपने वॉश कर लिया, अच्छे से साफ़ कर लिया, ठीक है। अब परफोरेशन अगर जो है ड्यूडिनम में है तो क्या करना है, इट कैन बी यूजली क्लोज बाय अप्लाइंग स्टिचेस इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू अवॉइड पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। अगर ड्यूडिनल परफोरेशन है तो आपने ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगाने हैं स्टिचेस, ताकि पाइलोरस बच सके, स्टेनोसिस ना हो जाए, ठीक हो गया। इट शुड बी रिमेंबर दैट सफिशिएंट टिश्यू शुड बी टेकन इन सूचर एंड दे शुड नॉट बी सो टाइट, इतने टाइट नहीं हो कि वो टिश्यू को ही कट कर दे। और इसके अलावा आपने ओमेंटल पैच लगा देना है परफोरेशन के ऊपर। क्या किया हमने, एब्डोमेन खोला, मिड लाइन इंसिजन दी, एब्डोमेन खोला, सारा जो है अंदर से वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने क्या किया कि हमने ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो है सूचर लगाने हैं ताकि पाइलोरिक स्टेनोसिस ना हो, इसलिए वो पैच लगा दिए। बस 3-4 स्टेप्स है। गैस्ट्रिक परफोरेशन में क्या है, इसमें हमने कहा था कि गैस्ट्रिक अल्सर मैलिग्नेंसी की तरफ लाजमी जाता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए हम उसकी बायोप्सी पहले तो ले लेंगे। उसके बाद समटाइम्स व्हेन देयर इज मैसिव परफोरेशन ऑफ ड्यूडिनम और स्टमक द प्राइमरी क्लोजर मे नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। उन्होंने कहा कि परफोरेशन इतनी बड़ी होती है कि वो आप जो है प्राइमरी क्लोजर उसका नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ता है, बिलो 2 गैस्ट्रेक्टमी और सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी, ठीक है। ये दो आपने प्रोसीजर के नाम लिख लेना है। और पोस्ट ऑपरेटिव आपने उन्हें IV फ्लूइड दिया, इलेक्ट्रोलाइट्स, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स और लॉन्ग टर्म PPIs दे दिए, ठीक हो गया। और इसके अलावा क्या है, इन केसेस ऑफ H. pylori इरेडिकेशन थेरेपी जो हमने पीछे रेजीम्स की हैं वो, और लेप्रोस्कोपिकली भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हमने ट्रीटमेंट किया, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UQ है, ये आपने स्टेप्स शुरू किया, आपने पहले किए, IV फ्लूइड वाले सारे कर लिए। ड्यूडिनल परफोरेशन है तो वही स्टमक, एब्डोमेन खोला, स्टिचेस, ओमेंटल पैड। गैस्ट्रिक है तो आपने 2 प्रोसीजर्स के नाम लिखने हैं, पोस्ट ऑपरेटिव क्या करना है, PPI इस पर भी डाल देना है, ठीक है। अगला ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम इसको भी देख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर में मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, रिससिटेशन करते हैं, एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है इसकी इंडिकेशंस देख लेंगे, कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही हो, पेशेंट रिक्वायरिंग मोर देन 6 यूनिट्स ऑफ ब्लड, रीब्लीडिंग आफ्टर 1 or 2 attempts of endoscopic control, lack of availability of therapeutic endoscopist or visible spurting vessel at base of ulcer, clot at base of ulcer, ठीक है। बेस ऑफ अल्सर पे जो है ब्लड स्पर्ट हो रहा हो या फिर क्लॉट हो अल्सर की बेस पे, इसके अलावा रेयर ब्लड ग्रुप हो या फिर ग्रेटर देन
ग्रेटर दैन 3 टाइम्स ऑफ एंडोस्कोपी फेल हो गई हो, या फिर 3 यूनिट से ज़्यादा उसे डेली ब्लड के लग रहे हों। ठीक है, तो ये इंडिकेशन आपने देख लेनी है। इसके अलावा गैस्ट्रिक कैंसर में अर्ली होता है, लेट होता है, ये हमने बस रीड कर लेना है। जो म्यूकोजा सब म्यूकोजा तक होगा अर्ली होगा, जो आगे तक फैल जाएगा म्यूकोजा सब म्यूकोजा के वो एडवांस्ड होगा। टाइप 1 जो है पॉलीप्लॉइडल है, ठीक है। जो टाइप 2 है वो अल्सरेटेड है, टाइप 3 भी अल्सरेटेड है, लेकिन जो टाइप 2 है उसके देखें अल्सरेटेड है और शार्पली डिमार्केटेड मार्जिन है, वेल डिफाइंड मार्जिन, ठीक है। और जो टाइप 3 है वो विदाउट वेल डिफाइंड मार्जिन है और ये देखें टाइप 4 में फैल गया, ठीक है। इसके अलावा एडीनो होता है, लिम्फोमा होता है, मेलिग्नेंट होता है। पॉजिटिव फैक्टर्स वही टिपिकल स्मोक फूड है, बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल है, डिक्रीज इनटेक ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स वही है, ठीक है। और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन आप एक दफ़ा देख लें। और स्प्रेड इसका डायरेक्ट होता है पैंक्रियास कोलोन लिवर तक और लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स रीड कर लें और बस यही है, इसमें इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें। अब हम आगे करेंगे लिवर।